नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हमारी कोशिश होती है हर हफ्ते हम आपकी जिंदगी और आपकी सेहत से जुड़ी कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लेकर आएं जिसके जरिए आप समझ पाएं कि आखिर ऐसा कुछ सालों में हमने क्या बदला है जिसकी वजह से आज सेहत बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है। चाह के भी आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। कई सारी ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बात हाथ से निकलती हुई जा रही है। आज एक ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा इसलिए भी खास हो जा रही है क्योंकि कहने को तो ये बड़ा ही कॉमन सी बीमारी है, लेकिन इसका दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी एक वक्त पे शायद हम इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। हम आज बात कर रहे हैं थायराइड की। जी हाँ, भारत की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो थायराइड से पीड़ित हैं। हर 10 में से एक शख्स को यह माना जा रहा है कि थायराइड की समस्या है। खासतौर पे महिलाओं को काफी ज्यादा इसकी दिक्कतें होती हैं। उसकी अपनी अपनी वजह है, उसको भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और आज इस पूरे चर्चा के दौरान हम समझेंगे कि आखिर थायराइड है क्या, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से ये कहीं ना कहीं हमारी एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इससे बेहतर तरीके से निपटने के हमारे पास तौर तरीके आखिर हैं क्या। आज मुझे खुशी हो रही है, हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन साहब जुड़ रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर झिंगन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ रवि गौतम हैं, जाने माने योग इंस्ट्रक्टर और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दिव्या गांधी भी जुड़ रही हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती हैं। दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो डॉक्टर अशोक, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। एक तो थायराइड जो है उसका दायरा बढ़ रहा है, मतलब सबसे बड़ा तो एक सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। तो ऐसे में सबसे बेसिक सवाल यही है कि थायराइड दरअसल है क्या, ये शरीर में ऐसी क्या चीज है। देखिए, आपने सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया। लोगों को इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि थायराइड, क्या मुझे थायराइड हो सकता है। और एक जो है ना, साइलेंट डिजीज है, बिल्कुल पता नहीं लगता। मैं आज ही का, जैसे अभी आप जब सुबह मुझे ये पता लगा कि आज मुझे बात करना है, तो मैंने देखा एक जो है 1 मंथ जो प्रेग्नेंट लेडी आई, और सडनली उसके बाद जो अपने टेस्ट थे उसमें ये था कि उसके जो है 200 कुछ था, मतलब टेस्ट का ऊपर लिमिट थी, जो कि थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म का इंडिकेट कर रहा था। तो वो बिल्कुल, मतलब घर के दोनों लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, ये मुझे हो ही नहीं सकता। आप तो मैं एक दो लैब से और भी करा लिए हैं, लेकिन सब में यही टेस्ट आ रहा है। तो ये जैसे आपने जो सब्जेक्ट उठाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है, हमारे बिल्कुल गर्दन के यहाँ पे होती है, और इसके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि थायराइड का अगर फंक्शन खराब हो जाता है तो हमारे बॉडी के बाकी सारे जो सिस्टम है वो भी उसकी वजह से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके अंदर से हार्मोन निकलते हैं, और इन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं थायराइड हार्मोन। इनमें 3 तरह के होते हैं, T3, T4 और TSH। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें TSH हार्मोन होता है। थायराइड जो फंक्शन करता है, तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। जब ये ज़्यादा काम करने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर एक्टिव या हाइपर थायराइडिज्म। और अगर ये कम काम करने लगे तो हम लोग इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, या इसकी जो है एक्टिविटी कम हो जाती है। दोनों ही बीमारियां डिफरेंट तरह की हैं। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड ने काम करना कम कर दिया। इसकी वजह से मरीज अक्सर कहेगा मुझे बहुत थकावट होती है, मुझे बहुत कमजोरी हो जाती है, मेरे जो है बाल गिर जाते हैं, मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं, मेरी स्किन बड़ी थिक हो गई है, सुबह मैं उठता हूँ तो मुझे इतनी कमजोरी होती है मैं उठ नहीं सकती हूँ, मेरे आगे जो है कि हाथ पैरों में भी बॉडी जो दर्द होने लगता है। इसके अलावा वो ये भी कहेगा कि कई लोग जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, वेट गेन होने लगता है। तो ये जो सब सिम्टम्स हैं, अगर इसकी जानकारी होगी तो आप अपना
टेस्ट कराने के लिए जाएंगे और पता लगेगा ये तो मेरे को हाइपोथायराइडिज्म या मेरा थायराइड का जो फंक्शन है वो कम कर रहा है। इसके विपरीत जो होता है दूसरा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है कि थायराइड का जो फंक्शन है वो ज़्यादा होने लगे, हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इसमें जो मेन हार्मोन बढ़ते हैं वो T3 और T4 बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से मरीज कहेगा कि मेरा वेट कम होने लगा एकाएक, मेरे को जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, मुझे पाल्पिटेशन होता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, कई बार मेरा पेट अपसेट हो जाता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, मुझे नींद नहीं आती है, और जो है बहुत सारे जो है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से, दोनों की वजह से, ये क्योंकि ये एक मेन हार्मोन है, तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कई तरह की भी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक मोटे तौर पे कहा जाए, थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर ये नॉर्मल काम करती है तो हम लोग सब लोग नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर ये कम तरीके से काम करती है तो इस स्थिति को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसा आपने कहा 42 मिलियन लोग इस समय हमारे देश में है। वन आउट ऑफ 10 एक पर्सन को जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और जो हाइपोथायराइडिज्म है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो हाइपरथायराइडिज्म है वो अक्सर ये देखने को मिलता है, दोनों में ही होता है, पुरुषों में और स्त्रियों में। और अक्सर इसमें क्या देखा जाता है कि वेट कम हो गया, आंखें थोड़ी बाहर की तरफ आने लगती हैं, और जो महिलाएं जिनको होता है थायराइड गॉइटर हो जाता है तो गले के अंदर एक सूजन सी होने लगती है। और अक्सर ये बीमारी हमने ये देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। खास करके अगर आप बात करें तो हिमाचल की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, गढ़वाल की तरफ, शहरों में ज़्यादा है। जैसे अगर अपन कोस्टल एरियाज में कम है, दिल्ली, बेंगलोर, अगर शहरों की बात करें तो उसमें ज़्यादा होगा। तो ये एक इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इसके सिम्टम्स के बिल्कुल। बारे में जानकारी होना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं सिम्टम्स पे भी आऊँगा और कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करा लेने चाहिए रेगुलर तौर पर, वो उन सारी चीज़ों को समझूंगा। दिव्या, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये एक ऐसी समस्या है जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से पावर सेंटर का काम करे। मतलब अगर ये ठीक है तो पूरा शरीर जो है वो सही है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये खराब है तो आपको 10 बीमारियां घेर सकती हैं, जिनके नाम डॉक्टर अशोक ने लिए। हमें बताइए कि ऐसे में महिलाओं को ही ये बीमारी अपनी जद में ले रही है क्या ज़्यादा? मतलब इतने पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा क्या गड़बड़ की है जिसकी वजह से ये चैलेंज ज़्यादा बढ़ रहा है? दो मेजर चेंजेस जो हमारी डाइट में आए हैं आजकल, वो है नंबर वन सॉल्ट। आप देखेंगे बहुत ज्यादा आजकल है कि हम सेंधा नमक खा रहे हैं, हम नॉर्मल सॉल्ट नहीं खाते क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसमें सोडियम होता है। लेकिन व्हाट पीपल दे फॉरगेट कि उसमें सोडियम के साथ साथ आयोडीन भी होता है। अब आयोडाइज्ड रॉक सॉल्ट आता है बट उसमें आयोडीन की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और ये जितनी भी थायराइड की डिजीजेस हैं, आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, सो आयोडीन हमारी डाइट से कम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सेकेंड चीज, जिनको ऑलरेडी थायराइड है या एट रिस्क ऑफ थायराइड है, दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ गोइट्रोजेनिक फूड। आप देखेंगे लोगों को आजकल ये लगता है कि वीट उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वीट खाने से तो वेट बढ़ जाता है, इट्स समथिंग विच इज अनहेल्दी। लेकिन हमारे 90% मिलेट्स, आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, या फॉर दैट मैटर राजगिरी आटा हो गया, हमारे जितने भी मिलेट्स है, सामक के चावल हो गए, सबके अंदर गोइट्रोजन है। गोइट्रोजन का क्या मतलब होता है कि वो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जब आपकी बॉडी में आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो आपको थायराइड होने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सोए प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज दे नीड प्रोटीन। ठीक है, सो ये जो सारा कंजम्पशन हो रहा है उसकी वजह से आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। आयोडीन की एब्जॉर्प्शन कम होने से हाइपोथायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम देखें तो आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा है, ईटिंग रूटीन खराब है, रात को जगना और दिन में सोना, दिस इज व्हाट पीपल आर फॉलोइंग। बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं, डाइट के अंदर कार्ब प्रोटीन तो होता है लेकिन इन रॉन्ग फॉर्म, मोर ऑफ पैकेट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा है और न्यूट्रिशन कम है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने से थायराइड, बिकॉज इट इज अ हार्मोन, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
जिसकी वजह से बॉडी में आयोडीन एब्सॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइड हो जाता है। सो मेजरली अगर हम देखें तो इट इज आयोडीन एंड मिलेट्स जो कि मेन कल्प्रिट है, क्योंकि ये दोनों चीजें आप डाइट में रोज लेते हैं। हम खाना इन द फॉर्म ऑफ रोटी खाएं, दलिया खाएं, अगर हम ओवर कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स करेंगे आयोडीन अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। आप नमक दिन में रोज डाल रहे हैं अपनी हर मील में, अगर आप रोज सेंधा नमक खाएंगे तो आयोडीन कम हो जाएगा, आपको थायराइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड थायराइड इज अ ग्रोथ हार्मोन। बहुत अहम बात आपने बताई है। शायद हमने डाइट और न्यूट्रिशन का सही मतलब समझा ही नहीं है। हम शायद जो भी चीज़ ऑर्गेनिक के नाम पर प्रचलन में आ रही है उसको अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर ले रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ खा रहे हैं, लेकिन उसके अपने नुकसान क्या हैं और किस तरह से हम शरीर में उसकी मात्रा कम करते जा रहे हैं जो आवश्यक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझें, उसे बेहतर तरीके से पोषण दें। रवि जी, हमें ये बताइए कि जैसा दिव्या कह रही थी कि स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मतलब ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, मतलब और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि लोग कुछ कर नहीं रहे हैं इसके बारे में। मतलब मुझे चिंता इस बात की होती है कि लोगों का वजन बढ़ रहा है या लोगों का वजन अचानक घट रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बावजूद उसकी ओर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह क्या देखते हैं? और नीड ऑफ द आवर, मतलब तात्कालिक रूप से व्यक्ति को अपने बेसिक्स जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या सुधार करने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो शहरों की, डॉक्टर साहब ने कहा कि शहरों में ज्यादा होता है। शहरों में आप देखें तो जो कम्यूट टाइम है लोगों का ऑफिस जाने से लेकर घर आने तक, कम से कम 3 घंटे वो जाने में लगा रहे हैं, 3 घंटे में आने में लगा रहे हैं। तो एक जो बॉडी की थकावट है, ऊपर से वो रात को जब आ रहे हैं तो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, सोने के 5-10 मिनट पहले ही वो बंद करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, स्लीपिंग जो क्वालिटी है, स्लीपिंग साइकिल है, जो डीप स्लीप है, वो बहुत कम होती जा रही है। और जो थायराइड हार्मोन होता है, इसका जो मेन फैक्टर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे दिमाग में। तो जब आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आप देखें तो शहरों में या महानगरों में, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वर्कलोड इतना है, टारगेट्स इतने हैं, और जो खर्चा बढ़ता जा रहा है, जो महंगाई लोगों पे हावी होती जा रही है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी हेल्थ को मतलब उसको नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, और वो लगे रहते हैं काम में। और योग दिवस में मैंने ये बात देखी है कि कुछ लोग सिर्फ योग दिवस को योग करते हैं और कभी पूरे साल में योग नहीं करते हैं। उनका मैट ऐसे ही रोल होके रखा रहता है, वो सब उसी को 21 जून को निकालते हैं। तो एज ए योगा टीचर अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डीप स्लीप लेनी है। और जैसे दिव्या जी ने बताया कि डाइट कंट्रोल, जैसे आजकल मिलेट का बहुत चलन चल गया है, लोग सेंधा नमक के पीछे, रॉक सॉल्ट के पीछे इतने पड़े हैं, वो बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कोस्टल एरिया में जो लोग मछली का सेवन कर रहे हैं, जो फिशेस डेली बेसिस पे खाते हैं, तो आयोडीन वो नेचुरली ले रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो TSH हार्मोन होता है, उसको बनाने के लिए। योग के दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत लाभकारी होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम में हम सन्मुखी मुद्रा बनाते हैं, अपने फिंगर्स को अपने आईज पे रखकर, बाकी के फिंगर्स अराउंड, और अपने कानों को कस के बंद करते हैं। और हम इनहेल करते हैं डीपली, और इसके बाद एक्सहेल करते हुए हम करते हैं। तो जब आप ये हमिंग करते हैं तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं, वो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड सॉरी, जो उस पे जाके उस वाइब्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं उसको। जिससे होता क्या है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो अच्छी तरह से होता है। और इसके अलावा जो कुछ आसन है, जैसे कि मत्स्य आसन, जिसमें कि आपके थ्रोट पे खिंचाव आए, मत्स्य आसन, हलासन, सर्वांगासन, और भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, जिसमें भी आपको लगे कि आपके थ्रोट पे स्ट्रेच आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को अगर आप करेंगे, और उज्जयी प्राणायाम, जिसमें कि हम एक गले से आवाज निकालते हैं, तो इनहेल करते हुए आप अपने ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि, तो इससे क्या होता है कि ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जो इनएक्टिविटी है वहां पर, अलॉन्ग विद द डाइट चेंजेस, अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ योग करते रहें, डाइट बिल्कुल खराब खाते रहें, ढंग से न सोएं, या फिर अपने हेल्थ को ओवरलुक करते रहें, आप उसको ध्यान ना दें, तो योग करने से सब कुछ नहीं होगा।
बिल्कुल। याद रखिए कि मतलब पुराने ज़माने से कहा जाता है कि शरीर को एक मंदिर की तरह कहीं न कहीं आपको रखना है। इसकी स्वच्छता, इसकी सेरेनिटी, इसके हर तरह से इसका ख़्याल रखना है। मतलब आपको इसको उसी रूप में बनाए रखना है, जिस रूप में ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको दिया है। आप ज़रा सोच के देखिए कि ईश्वर ने इतना 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 कोमल शरीर, इतनी आपको कह सकते हैं परिपक्व दिमाग, शरीर को चलायमान रखने के लिए इतनी चीज़ें, और इस तमाम चीज़ों के बीच आपने उसको इतना घिस दिया है कि आपका शरीर वो उस मूल रूप में है ही नहीं जिस रूप में आपको मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। डॉक्टर अशोक, एक चीज़ जो सबसे अहम है, मतलब लोग क्योंकि आपने जिक्र भी किया कि ये एक साइलेंट बीमारी है। अच्छा, साइलेंट बीमारियों के साथ बड़ी दिक्कत है कि पता तब चलता है जब या तो कई बार बात हाथ से निकल जाती है, या तो शायद उसने बहुत बड़ा असर दे दिया हो। हमें बताइए, फिर भी अगर बीमारी है तो कुछ तो लक्षण दिखाती होगी, और कौन कौन से टेस्ट हैं? ये आपने जो जिस तरह अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, हमारा जो है योगा एक्सपर्ट ये रवि जी ने बहुत अच्छा बताया, दिव्या जी ने बताया। एक्चुअली क्या है कि समझने की जरूरत है। थायराइड की बीमारी जब हम मान के चल रहे हैं कि अगर आज हमारे यहाँ 42 मिलियन या 4 करोड़ लोग हैं, तो हो सकता है मुझको भी थायराइड की बीमारी हो। अगर मुझको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे को जो है बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, या मुझे इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी चाहती हूँ हो नहीं पा रही है, बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, और जो है इसके साथ साथ मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे कब्ज बहुत रहती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे थायराइड का फंक्शन लो है। बहुत अच्छा बताया कि ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन पूरी मात्रा में होगा तो शरीर अच्छा रहेगा, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो उसके हाइपर फंक्शंस हो जाएंगे। तो चूंकि जब ग्रोथ हार्मोन नहीं रहा तो ये सब सिम्टम्स हो गए। जब ये अच्छा, इसी प्रकार से एक रूल भी बनाना चाहिए कि वो सभी लोग जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर प्रेगनेंसी हो रही है, एक रूल बनना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी कर हो रही है, हमने अगर प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं, तो हमको थायराइड टेस्ट भी कराना ही चाहिए। क्योंकि जब हम टेस्ट करा लेंगे तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि हमें बीमारी नहीं है और हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक रहेगी। बहुत ही अच्छा बताया गया, क्योंकि अगर थायराइड के फंक्शन में लो होगी, कमी होगी, तो चाइल्ड की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा नॉर्मल हो सकता है, उसकी बाकी सभी तरह के कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस हो सकते हैं, और प्रेगनेंसी के भी कंटिन्यूशन की संभावना कम रहेगी। और इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं T3, T4 और TSH। और ये तीनों का ही बहुत ही महत्व है, क्योंकि कोई सा भी अगर बढ़ा या कम होगा तो वो ये बता देगा कि आपकी थायराइड ज़्यादा काम कर रही है या कम काम कर रही है, और इसी के बेसिस पे आपकी दवाइयाँ शुरू होती हैं। एक चीज और है कि ये जागरूकता, मतलब जैसे आपने कहा कि कुछ ज्यादा ही जानकारी भी खतरनाक हो जाती है। तो कई बार क्या चीजें हैं कि हर चीज को हेल्दी मान के खा लेना, और हर चीज को बेहतर मान के ऑर्गेनिक नाम के नाम पे कुछ भी कंज्यूम करना, ये कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मतलब जो चीज़ आपकी बेहतरी के लिए शुरू की गई, उसको एक एक प्रैक्टिस में रखना चाहिए। मतलब चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, अगर उसके कुछ नियम बताए गए हैं, उसका कुछ समय है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय का भी मायने रखना। दिव्या, अब हमें कुछ टेकअवेज भी दे दीजिए कि ऐसा क्या अपने खान पान में हम बदलाव करें, मतलब जिनको है, जिनको नहीं है, उन सभी कम से कम अपने शरीर को बेहतर तरीके से और ऊर्जावान बनाए रखें। देखिए, सबसे पहली चीज हम ग्रेन्स वाइज आते हैं। हमें क्या चीज ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी, हमें मिलेट्स ज्यादा कंज्यूम नहीं करने, जिसको है और जिसको नहीं है। जिसको थायराइड है वो मिलेट्स नहीं कंज्यूम करेगा, जिसे नहीं है उसे मॉडरेशन में करना है। वेजिटेबल्स की बात करें तो गोभी फैमिली की सारी वेजिटेबल्स, लेट्स हो गई, कैबेज, ब्रोकली, ये सारी वेजिटेबल्स जो थायराइड पेशेंट है उसको कंज्यूम अगर करनी है तो हम उसको पहले हीट करेंगे, फिर उसे कंज्यूम करेंगे। और अगर आपको थायराइड नहीं है और आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आप इसको कम मात्रा में कंज्यूम करिए। फ्लैक्स सीड्स में बहुत हाई मात्रा में गोइट्रोजन होता है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज मत करिए। योर बॉडी इज नॉट अ ट्रेंड।
जो ट्रेंडिंग है वो चीज नहीं लेनी है। फ्लैक्स सीड्स जिसको भी थायराइड है वो बिल्कुल नहीं लेगा। फ्रूट्स की बात पे आते हैं, जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरीज नहीं लेंगे, रेस्ट आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स हमेशा सीजनल होने चाहिए। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको क्या चीज कंज्यूम करनी है, नट्स में कंज्यूम करने हैं ब्राजील नट्स। और नट्स में क्या कंज्यूम नहीं करना है, आमंड। आमंड अगेन बहुत आयोडीन को एब्जॉर्ब होने में दिक्कत होती है अगर हम बहुत ज्यादा आमंड कंज्यूम करते हैं। अगर आप डेयरी लेते हैं तो आमंड मिल्क नहीं लेंगे अगर आप हाइपोथायराइड पेशेंट है। अदरवाइज आप आमंड मिल्क ले सकते हैं, मेक श्योर इट शुड बी अनस्वीटेंड। और साथ में हम स्ट्रेस कम रखेंगे, जिसके लिए हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैग्नीशियम किस में होता है, सनफ्लावर सीड्स में होता है, एवोकाडोज में होता है। इसका कंजम्पशन हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और डाइट शुड बी हाई इन फाइबर, इट शुड बी हाई इन प्रोटीन। प्रोटीन हमारा सिर्फ सोयाबीन और टोफू में नहीं होता है, बेसन का चीला, मूंग का चीला, किनुआ। नॉन वेजिटेरियंस हैं तो फिश हो गया, चिकन हो गया, इन सब का कंजम्पशन भी कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब मेरे ख्याल से मतलब गागर में सागर सब कुछ बता दिया दिव्या ने। और शायद इतने काम की, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद मैं ये शो ख़त्म करने के बाद अलग से दिव्या का और डॉक्टर साहब का सबका रवि का इंसाइट्स खुद अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करूँगा। बहुत आवश्यक है। रवि जी, हमें ये बताइए कि आम तौर पे, मतलब चूंकि लोग बहुत व्यस्त हैं, जैसा आपने ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, तो लोग ना उस व्यस्तता को बहुत बड़ा एक्सक्यूज बना देते हैं। अपनी थकान तो ठीक है, मतलब मैं भी ये नहीं मानता कि अगर आपका शरीर थका हुआ है तो किसी तरह आप बेहतर है सुस्ता लीजिए। अगर काम करके थक रहे हैं तो आप बेहतर है आराम फरमाइए। एक्सरसाइज का बेसिक रूल यही होता है कि आपके मसल्स की, आपके शरीर की रिपेयरिंग के लिए आराम बहुत आवश्यक है। हमें बताइए कि फिर मैनेज कैसे किया जाए सुबह शाम का ये जो वक्त है। और ख़ास तौर पे योग के साथ तो ये भी है कि आप सुबह और शाम दोनों प्रेफर तो करते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। तो ज़रा वो बेसिक्स बताइए कि अगर आप कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, जैसे कि रोज हम ब्रश करते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, तो अगर आप योग को भी 15 मिनट से स्टार्ट करें अपनी जिंदगी में, अपना मैट बिछाइए, 10-15 मिनट के लिए मैट पे आइए। जो भी आसन मैंने बताए हैं, जो भी प्राणायाम, जैसे भ्रामरी है, उज्जयी है, या जिनको नहीं भी है, जिनको अभी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ है, तो हमारे जो 24 घंटे हैं, अगर हम देखें तो ईश्वर ने जो हमारा जन्म दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि हम जॉब करें, पैसा कमाएं। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है तो चाहे आप कितनी भी रकम कमा लें, वो किसी भी काम की नहीं रहती है। तो अपने रूटीन में सबसे पहले दिन की शुरुआत आप कुछ अच्छे, जैसे दिव्या जी ने बताया, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि रात को अपने जीरा, जिससे का जैसे हाइपो है, तो जीरे को बॉईल करके एक पानी में सोख करके रख सकते हैं, उस पानी को पिए। उसके बाद आप खाली पेट योग करें, कुछ जॉइंट मूवमेंट से स्टार्ट करें, सूर्य नमस्कार करें 2-3, और उसके बाद कुछ आसन करें, प्राणायाम करें, भ्रामरी, नाड़ी शोधन और उज्जयी। उसके बाद ओम चैंटिंग करें। तो आप पाएंगे कि जब आप सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग प्रैक्टिस करके, पूरे दिन आपका बहुत एनर्जी से जाता है, बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप। अच्छा, ये तो बात रही मॉर्निंग की। जब आप घर से निकल गए ऑफिस में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, लोगों को भी जो भी जिनसे मैं मिलता हूँ, कि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप 8 घंटे लगातार डेस्क पे बैठेंगे, तो हर आधे घंटे में या हर 45 मिनट बाद आप उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। और हो सके तो एक, आजकल सारी एमएनसी और सारी जो अच्छी कंपनियां हैं, या कोई ऐसी छोटी कंपनियां भी हैं, तो एक एकांत लीजिए, थोड़ी देर अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। तो मेडिटेट कर सकते हैं आप। कुछ किसी भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, आपको लगे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि देखिए, घूम फिर के जो जिंदगी का सार है वो यही है कि आप हेल्थी हैं तो जब ही आपका जीवन भी है। क्योंकि अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपका काम भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप हॉस्पिटल की लाइन में लगेंगे। फिर ये भी, चलिए, सबके साथ हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल जा सकता है, और डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो हमारी हेल्प करते हैं, इसी दिन के लिए ईश्वर ने हम सबको भेजा है। लेकिन क्यों ही बीमार पड़ना, अपने आप को बचा के रखें। और जब आप वहां पे हैं, थोड़ी देर भ्रामरी कर लिया, थोड़ी देर आपने ब्रीदिंग करी, जब आप शाम को आए, स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, बैठ के नाड़ी शोधन कीजिए। और योग निद्रा एक बहुत अच्छी पद्धति है योग में, जिसमें कि आप शवासन में लेटते हैं और अपनी अवेयरनेस को अपने आर्म पे, लेग्स पर, और जो बॉडी पार्ट्स हैं आपके,
अपनी स्पाइन, देन आईब्रो सेंटर, देन आईज। तो ये 20 से 30 मिनट का एक योग निद्रा का सेशन होता है। आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आपको, जिन लोगों को सोने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कम नींद की कमी से ही ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं, स्ट्रेस लेवल जो है आ, उसको भी आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डीप स्लीप में आपको मदद करेगा। और जब आप अच्छी नींद लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड ग्लैंड की जो बीमारियां हैं, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये आपसे बहुत दूर रहेंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि हम ये भी देखते हैं कि हमने कहीं ना कहीं प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन, मतलब हम अगर जिस देश में कभी इस तरह की समस्या नहीं थी, वो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थायराइड, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज़, मोटापा, मतलब शायद हमने अपने कह सकते हैं अपने शरीर की बर्बादी के सारे साजो सामान को बड़ा तेजी से अडॉप्ट किया है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना अपनी जगह है, लेकिन बर्बादी की चीज़ें भी अडॉप्ट की हैं। अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच रवि जी, आपके अमेजिंग इंसाइट्स के लिए। डॉक्टर अशोक का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे चर्चा करते हुए। थैंक यू सो मच दिव्या। और मैंने जैसे कहा कि जितनी टिप्स आपने दी हैं वो तो सबके काम आने वाली हैं, मेरे भी काम आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज की जो चर्चा रही है सेहत की बात में आपको पसंद आई हो। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।